वास्को डी गामा के बारे में तो हम सब ने सुना है। वास्को डी गामा एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर था जो कि इंडिया आया था इन द ईयर 1498 एंड अर्ली 17th सेंचुरी में डच भी एक्सप्लोर कर रहे थे इंडियन ओशन की साइड। अगर ट्रेड पॉसिबल है उनके लिए तो डच वर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द वेज टू ट्रेड इन दी थ्रू दी इंडियन ओशन। बट प्रॉब्लम ये थी कि सारी की सारी जितनी भी ये सारी कंपनीज थी उन सबको एक ही प्रोडक्ट बाय करना था। हमारे इंडिया का फेमस उस टाइम पे क्या था, स्पाइसेस एंड सिल्क एंड कॉटन। अब क्योंकि इतनी सारी यूरोपियन पावर्स के बीच में कंपटीशन चल रहा था एक तरह से, क्योंकि सारी की सारी कंपनीज़ को ये सेम प्रोडक्ट चाहिए था, तो यही एक रीज़न है, हम मान सकते हैं कि उस टाइम पे कॉटन, पेपर, क्लोव्स यानी कि सारी स्पाइसेस वगैरह जितने भी थे, कॉटन, सिल्क, इन सब का प्राइस उस टाइम पे मार्केट में इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि इनके लिए जो खरीदने वाले लोग थे वो ज़्यादा थे, ज़्यादा लोगों को खरीदना था, तो एक तरह से कंपटीशन चल रहा था, तो इसीलिए इन प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो काफ़ी हाई होने लग गया। अब जैसा कि इस टाइम पे सारे के सारे इन सारे गुड्स का प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहा था, तो सारी यूरोपियन कंट्रीज़ या जो भी कंपनीज़ थी उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था फ्लरिश होने का, कि वो अपने कॉम्पिटिटर जो भी है उसको फिनिश कर दे, मतलब उस ट्रेड के वे में ना आने दे। इसीलिए दैट वाज द वे कि वो मतलब आगे अपना फ्लरिश कर सकते हैं अपनी कंपनी को, और उनसे कोई कंपटीशन नहीं कर पाएगा, तो वो अपने मन चाहे गुड्स को अपने हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज द वे टू फ्लरिश फॉर दीज कंपनीज। और ये जो मैसिव कंपटीशन था सारी की सारी कंपनीज़ के बीच में, ये मतलब अपना ट्रेड इंक्रीज़ करने के लिए, मार्केट के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए, ये जो इनकी चाह थी, ठीक है, वो दैट लेड टू बैटल्स। कई सारी बैटल्स हुई बिटवीन फ्रेंच, बिटवीन डच, बिटवीन पोर्चुगीज़, बिटवीन इंग्लिश एंड जितनी भी सारी कंट्रीज़ थी, इन सब के बीच में बैटल्स होने लग गई, लड़ाइयाँ होने लग गई कि कौन इस जो इंडियन मार्केट है या एशियन मार्केट है उस पर कौन कब्जा करेगा। इसके लिए बैटल्स होने लग गई ताकि वो अपने जो भी कॉम्पिटिटर है उसको एलिमिनेट कर सके और उनके ट्रेड रूट में कोई भी ना आ पाए। दैट वाज द रीज़न ऑफ द बैटल्स। 17th एंड 18th सेंचुरी के आसपास ये सारी कंपनीज क्या कर रही थी, किसी ने किसी की शिप डुबा दी, किसी ने किसी का कुछ कर दिया, मतलब एक दूसरे को हार्म कर रहे थे, एक दूसरे की चीज़ों को ख़त्म कर रहे थे, फिनिश कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, मतलब एक तरह से बैटल्स हो रही थी। सो दैट वाज हैपनिंग बिटवीन 17th एंड 18th सेंचुरी अप्रॉक्स। अब ऐसे में क्या था कि जब ये लोग ट्रेड के लिए निकलते थे तो आर्मीज़ को साथ लेके निकलते थे, और इनके जो ट्रेड रूट्स थे, ट्रेड पॉइंट्स थे जहाँ पे ये शायद रुकते होंगे, वहाँ पे फोर्टिफिकेशन होता था कि आसपास से कोई भी फॉरेन कंपनी का इन्वेजन ना हो सके उस पर्टिकुलर एरिया पे। तो आर्मीज, फोर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब पूरा बैटल वाला सीन चल रहा था ट्रेड के टाइम पे, बिकॉज देयर वाज अ मैसिव कॉम्पिटिशन बिटवीन दी कंपनीज। अब ऐसे में ये जो फोर्टिफिकेशन हो रहा था और कॉम्पिटिशन चल रहा था, मार्केट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश चल रही थी इन कंपनीज़ की, तो इस वजह से उस जो भी एरिया था वहाँ के लोकल रूलर्स के साथ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स, इनकी बैटल्स चल रही थी। इसीलिए इन कंपनीज़ को डिफिकल्ट लग रहा था टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब हम जानेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया में ट्रेड कैसे शुरू किया, कहाँ से कहाँ तक, किधर से शुरू किया, और कैसे कैसे हमारे पूरे धीरे धीरे करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर उसने कब्जा कर लिया। तो उनका ट्रेड स्टार्ट होता है बेसिकली बंगाल से। तो जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड, डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन द ईयर 1651 एंड दिस वाज द बेस। बेसिकली जैसे हमारे आर्मीज़ के बेस होते हैं ना, जहाँ पे आर्मी की बाकी सारी चीज़ें रखी होती हैं और फिर वहाँ से वो अपना सारा काम शुरू करते हैं। सो ऐसे ही उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था दैट वाज रिवर हुगली। तो रिवर हुगली का जो वो था, बेस था, उसको हम कह सकते हैं कि वहाँ से ही उसकी बाकी एरियाज़ तक फैक्टर्स इस्टेब्लिश होने शुरू हुए, यानी कि और भी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होना शुरू हुई एंड द स्टार्टिंग वाज एट द बेस ऑफ रिवर हुगली। ये जो कंपनी की फैक्ट्री थी इसके अंदर एक वेयर हाउस था जहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाले जो प्रोडक्ट्स थे उनको स्टोर किया जाता था, और एक हेड ऑफिस था जहाँ पे कंपनी का ऑफिशियल बैठता था। जैसे जैसे कंपनी का ट्रेड इंक्रीज़ हो रहा था तो कंपनी के ऑफिशियल्स ने क्या किया, आसपास के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को हायर किया इस तरह से टू सेटल अराउंड द फैक्ट्रीज, जिससे कि उनका ट्रेड और इंक्रीज़ हो। और 1698 आते आते उसने अपने सेटलमेंट के आसपास फोर्ट्स को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद फिर मुगल रूलर्स को इन्होंने फोर्स कर दिया एक तरह से कि कंपनी को 3 विलेजेस का ज़मींदारी राइट्स देने पड़े टू दी कंपनी। इसने दिए मुगल एम्परर ने। इनमें से एक था कालीकट, जिसको हम कलकत्ता, कैलकटा, किसी भी नाम से बोल सकते हैं। उस टाइम पे इसको कालीकट के नाम से जाना जाता था। दैट वाज दी वन ऑफ द विलेजेस, जो भी ये 3 विलेजेस का ज़मींदारी राइट्स ग्रांट हुआ था ना कंपनी को, उनमें से एक था कालीकट। एंड औरंगजेब ने कंपनी को एक फरमान साइन कराया जिसके अंदर कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के राइट्स मिल चुके थे ड्यू टू दिस फरमान साइन बाय दी कंपनी एंड औरंगजेब। एंड कंपनी और भी ज़्यादा प्रिविलेजेस के लिए ट्राई करने लगी, लोगों को, रूलर्स को, ऑफिशियल्स को फोर्स करने लगी, प्रेस करने लगी, ताकि उसको और ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल सकें, और जो उसके एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस हैं वो भी थोड़े थोड़े और अच्छे से मैनिपुलेट हो जाएं और कुछ उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस आएँ। अब जैसे औरंगजेब ने कंपनी को ये राइट दे दिया था कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, लेकिन ब्रिटिशर्स के कुछ ऑफिशियल्स थे जो कि प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं ड्यूटी पे करनी पड़ रही थी। सो दैट वाज दी मतलब उनकी कोशिश थी
ब्रिटिशर्स की, कंपनी की, कि उनको और ज़्यादा कंसेशंस मिल सकें और उनके जो एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस हैं वो मैनिपुलेट हो सकें। ये जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे ऑफिशियल्स, वो अगर ड्यूटी फ्री मतलब ड्यूटी पे करने से रिफ्यूज कर दें तो उनको खुद बंगाल की जो उनकी फैक्ट्री थी उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला था, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे जिसकी वजह से उन्हें भी कुछ लॉस हुआ। सो दैट वाज द ट्राई, दैट वाज द कोशिश ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू हैव मोर कंसेशंस फॉर देयर ट्रेड बेसिकली।